हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेटर फ्रॉम लो जिम्मा इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.9 और इस फिल्म को एक ऑस्कर भी मिल चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान और अमेरिका के बीच में हुई एक लड़ाई की घटना पर आधारित ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है। तो आइए देखते इस फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि जापान के 12,000 सैनिक उनके एक इम्पोर्टेंट आइलैंड पे, जहां पर अंदेशा है कि अमेरिकन्स अटैक करने वाले हैं, उसकी तैयारी करने के लिए वो सभी सैनिक बीच पे ट्रेंचेस खोद रहे हैं और इस आइलैंड का नाम है लो जिम्मा। तब वहां उनके सुपीरियर ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं जिनका नाम है जनरल कुरीबयाशी। और कुरीबयाशी वहां पहुंचते ही पूरे आइलैंड का जायजा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। ये पूरा आइलैंड सिर्फ 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका शुरुआती पॉइंट है सुरीबाची नाम का एक छोटा सा पहाड़, जहां पर उम्मीद है कि अमेरिकन्स सबसे पहले हमला करेंगे। उस आइलैंड पे एक सैनिक भी है जिसका नाम साइगो है, जो ट्रेंचेस खोद रहा है बीच के ऊपर। और वो खुदाई करते समय अपने साथी से कहता है, इस आइलैंड पर ना तो कुछ उगता है ना ही यहाँ पर पानी है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी और कीड़े भी है, इसीलिए हमें ये आइलैंड अमेरिकन्स को देकर अपने घर पर वापस चले जाना चाहिए। और ये बात पीछे खड़ा हुआ उनका एक ऑफिसर सुनता है और साइगो को और उसके दोस्त को बहुत पीटने लगता है। तब वहाँ जनरल कुरीबयाशी आते हैं और उस ऑफिसर को उनको मारने से रोकते हैं और साइगो और उसके साथी को बचाते हैं। यहाँ उनको ये भी पता चलता है कि इन सैनिकों को अच्छे से खाना और पानी नहीं दिया जा रहा है, तो उन सभी सैनिकों को खाना और पानी देने के ऑर्डर्स भी देते हैं, साथ ही उनको थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए भी कहते हैं। फिर रात में जनरल कुरीबयाशी को पता चलता है कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में ना तो हथियार है और ना ही बारूद है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में इनको सारी सिचुएशन को हैंडल करना होगा। इतना ही नहीं, इनकी आर्मी और नेवी में भी कोई भी खास तालमेल नहीं था। नेवी लड़ाई के जो भी प्लान्स बना रही थी, उन प्लान्स को आर्मी के साथ शेयर नहीं कर रही थी। इस बात से जनरल कुरीबयाशी बहुत नाराज होते हैं और उन सभी ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के ऑर्डर्स दे देते हैं और फिर से आइलैंड की बाकी जगहों का जायजा लेने के लिए अंधेरे में ही निकल पड़ते हैं। अगले दिन शूटिंग की प्रैक्टिस के दौरान साइगो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसकी कोई भी गोली निशाने पर नहीं लग रही थी। तब वहाँ का जूनियर ऑफिसर साइगो को आज रात में पूरी बटालियन के जूते साफ करने के ऑर्डर्स दे देता है और तब जनरल कुरीबयाशी कहते हैं कि इन्हें जूते साफ करने की बजाय अच्छे से अपनी गन साफ करना सिखाना जरूरी है। और फिर जनरल कुरीबयाशी देखते हैं कि वहाँ पर उस आइलैंड पर रहने वाले लोग अभी भी वहीं पर है, जबकि अभी तक उन सभी को यहाँ से इवैक्यूएट कर देना चाहिए था और तुरंत वो इन सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकलने के भी ऑर्डर्स दे देते हैं। फिर वहाँ पर एक और नया ऑफिसर आता है जिसका नाम है बारून निशी, जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है घोड़ों के रेस में, और वो यहाँ पर टैंक रेजिमेंट को लीड करने आया है। और फिर निशी और कुरीबयाशी रात में खाने पर मिलते हैं और असलियत और हालातों के बारे में एक दूसरे के साथ सारी जानकारी शेयर करते हैं। निशी बताते हैं कि हमारे पास कोई भी सी सपोर्ट या फिर एयर सपोर्ट नहीं है, जो भी करना होगा वो सब कुछ सिर्फ आर्मी को ही करना होगा। इस बात से कुरीबयाशी सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद पूरे आइलैंड को और हालातों को अच्छे से समझने के बाद जनरल कुरीबयाशी डिसीजन लेते हैं कि वो पहाड़ों में केव्स या टनल्स बनाएंगे और जब अमेरिकन्स हमला करेंगे तो ये लोग पहाड़ों से चुपके से उनके ऊपर अटैक करेंगे, जिससे कि अमेरिकन्स को ज्यादा से ज्यादा देर तक बीच पर ही रोका जा सकेगा और उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान भी होगा। हालांकि उनके बाकी सभी जूनियर ऑफिसर्स उनको ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि अब टनल्स बनाने के लिए देर हो चुकी है, पर फिर भी कुरीबयाशी अपने प्लान पे कायम रहते हैं और फिर टनल्स बनाने का काम भी शुरू हो जाता है। उसके बाद वहाँ कुछ और नए सैनिकों की भी एंट्री हो जाती है। इन सैनिकों में से एक है शिमिजू नाम का सैनिक, जिसकी मुलाकात साइगो से होती है, पर शुरू में साइगो शिमिजू को कुछ खास पसंद नहीं करता।
फिर हम देखते हैं कि साइगो हमेशा अपनी वाइफ को घर पे खत लिखता रहता है और उसे याद करता रहता है। साइगो के परिवार में सिर्फ उसकी वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है और अचानक से वॉर शुरू होते ही एक दिन उसके घर पर ऑर्डर्स आते हैं कि साइगो को वॉर में हिस्सा लेना होगा। साइगो की वाइफ उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि हमारे परिवार में सिर्फ हम दोनों ही हैं और वो प्रेग्नेंट है, तो साइगो को जाने के ऑर्डर्स ना दिए जाए। पर ऐसा नहीं होता और साइगो को वॉर के लिए जाना ही पड़ता है। और अब साइगो बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब वो ये सब खत्म करके अपने घर अपनी वाइफ और अपने बच्चे से मिलने के लिए जा सके। इधर जनरल कुरीबयाशी के सारे जूनियर ऑफिसर्स को लगता है कि ये टनल्स खोदने का मतलब है टाइम की बर्बादी करना। इन सारी टनल्स का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, पर जनरल कुरीबयाशी अपने फैसले पर कायम है और उनकी स्ट्रेटेजी भी फिक्स है। फिर एक दिन अचानक से अमेरिकन हवाई हमला शुरू कर देते हैं और जापानीज कुछ भी नहीं कर पाते। इस हमले में जापान के कई सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स घायल भी हो जाते हैं। जापानियों का इस हमले में बहुत सारा नुकसान भी होता है और इसके बाद लगातार कई दिनों तक अमेरिका इस आइलैंड पे इसी तरीके से हवाई हमला करता ही रहता है। इससे जापानी सैनिक बहुत परेशान भी हो जाते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और फिर इसी दौरान एक दिन उनको खबर मिलती है कि अमेरिकन जहाजों का एक बहुत बड़ा ग्रुप निकल चुका है लो जिम्मा आइलैंड पे अटैक करने के लिए। कुरीबयाशी भी अपने सभी सैनिकों को तैयार रहने के ऑर्डर्स दे देते हैं। यहाँ पर सभी जापानी सैनिक जानते हैं कि उनके जिंदा घर वापस जाने के चांसेस ना के बराबर हैं। इसीलिए कुरीबयाशी, साइगो और बाकी सभी सैनिक अपने अपने परिवार वालों को एक आखिरी खत लिखते हैं, पर ये आइलैंड आइसोलेट कर दिया गया है। इसका मतलब इस आइलैंड से ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से कोई इस आइलैंड के अंदर आ सकता है। इसीलिए इनमें से कोई भी अपना आखिरी खत अपने परिवार तक पोस्ट नहीं कर पाएगा, बल्कि एक उम्मीद में उस खत को सभी लोग संभाल कर रखते हैं अपने खुद के पास। और उसके बाद एक और हवाई हमला अमेरिकन करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा बमबारी होती है और ज्यादा बड़ा हमला होता है और अब सभी जापानी सैनिक भी मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। और फाइनली वो पल आ जाता है जिसका सभी जापानियों को डर था। हजारों अमेरिकन जहाज लो जिम्मा के किनारे पर पहुंच गए हैं। इतनी ज्यादा तादाद में ये जहाज होंगे इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी और उनमें से कुछ लड़ाकू जहाज आइलैंड पर बमबारी भी शुरू कर देते हैं। जापानी लीडर्स और जनरल कुरीबयाशी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सभी सैनिक अपनी अपनी जगह पर तैनात हो चुके हैं और लीडर्स के इशारे का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अमेरिकन को जवाब दे सके। और जैसे ही अमेरिकन सैनिक बीच पर उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं, टनल्स में छुपे हुए जापानी सैनिक फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और तब अमेरिकन को भी पता चलता है कि काफी अच्छा खासा मुकाबला होने वाला है और बहुत सारे अमेरिकन सैनिक भी मरने लगते हैं। इधर अमेरिकन वॉरशिप्स आइलैंड पे हवाई हमला जारी रखे हुए हैं। साथ ही अमेरिकन के पास टैंक्स भी बहुत सारे तादाद में हैं और साथ ही अमेरिका के पास जापान से कई गुना ज्यादा तादाद में सैनिक भी है और जल्दी ही इन सभी चीजों का असर वॉर पे दिखने लगता है। और इधर जापानी सैनिक और हथियार दोनों अपना दम तोड़ना शुरू कर देते हैं, पर फिर भी सभी जापानी सैनिक अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हैं और अमेरिकन का सामना कर रहे हैं। और फाइनली जापानियों के हथियारों ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है और अब इनके पास बैकअप में हथियार भी नहीं है, ना ही बारूद बचा है इनके लिए। इसीलिए बहुत जल्दी जापानियों की एक टीम हार मान जाती है जो कि सुरीबाची पहाड़ पर थे और जो सबसे आगे लड़ रहे थे। और उसके लीडर जिसका नाम है अदाची, वो अपने साथियों के साथ सुसाइड करने का फैसला ले लेते हैं। जनरल कुरीबयाशी उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि आप सभी जो भी जिंदा है वो सभी दूसरे ग्रुप में जाकर उनके साथ अपना काम जारी रखो। लेकिन अदाची ने अब हार मान चुका है और अपने बचे कुचे साथियों को लेकर वो सुसाइड करने लगता है। और इन्हीं में से एक था साइगो, जिसे सुसाइड मंजूर नहीं था और उसे याद था कि जनरल कुरीबयाशी ने कहा था कि दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर अपना काम जारी रखो, हार मत मानो और अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहो।
कोई भी सुसाइड नहीं करेगा। तो साइगो वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ एक सैनिक उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ मरना ही होगा। और ये वही सैनिक है जिसे साइगो कुछ खास पसंद नहीं करता शुरू से, जिसका नाम है शिमिजू। तब साइगो उसे कहता है कि मरने से बेहतर है कि हम दूसरे ग्रुप के साथ जाकर लड़े। हमारे देश को हमारे सुसाइड से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि हमारे लड़ने से फायदा होने वाला है। सुसाइड कोई देशभक्ति नहीं है। वैसे भी जनरल कुरीबयाशी के ऑर्डर्स है कि आखिरी सांस तक लड़ना है, खुद की जान नहीं लेना है। इस बात से शिमिजू भी इमोशनल हो जाता है और साइगो की बात मान लेता है और दोनों दूसरी टुकड़ी की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इन्हीं की तरह आगे कुछ और सैनिक इनसे मिलते हैं जो जनरल कुरीबयाशी के ऑर्डर्स मानकर दूसरी टुकड़ी की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उधर जाने वाले रास्ते में 2 किलोमीटर तक इनके लिए कोई भी कवर नहीं था और न ही कोई छुपने की जगह थी। खुद की जिम्मेदारी पर इन्हें यहाँ से निकलना होगा। तो इस तरीके से अपनी जान हथेली पर रखते हुए ये सभी सैनिक अपने देश के लिए लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर इस 2 किलोमीटर के दौरान ज्यादातर सैनिक तो मारे जाते हैं, लेकिन साइगो और शिमिजू बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए अगली बटालियन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वहां का कमांडर, जिसका नाम ईटो है, वो इन दोनों को देखकर खुश नहीं है और वो इन दोनों से कहता है कि वहां से भागने की बजाय बेहतर होता कि तुम दोनों सुसाइड कर लेते। तुम्हारे जैसे बुज़दिलों को तो सजा मिलनी चाहिए। और उन दोनों को घुटनों पर बिठाकर उनकी गर्दन काटने ही वाला था कि वहाँ पर जनरल कुरीबयाशी आ पहुँचते हैं और ईटो को रोक लेते हैं। और कुरीबयाशी ये भी फिर से दोहराते हैं कि कोई भी सुसाइड नहीं करेगा, अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा, चाहे जो हो जाए आखिर तक डटे रहना है। फिर इनके एक और ग्रुप के लीडर, जिनका नाम मेजर हयाशी है, जो अमेरिकन पे अटैक करना चाहते हैं और इसके लिए वो साइगो और शिमिजू को भी अपने साथ ले जाते हैं। और ना चाहते हुए भी साइगो और शिमिजू को उनके साथ जाना पड़ता है, जबकि जनरल कुरीबयाशी के ऑर्डर्स थे कि सभी को अपनी अपनी केव्स में बने रहना है जब तक कि उनके ऑर्डर्स नहीं आते। पर मेजर हयाशी कुरीबयाशी के ऑर्डर्स नहीं मानते और एक छोटे से ग्रुप को लेकर अंधेरे में ही अमेरिकन पे अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इन्हीं में से एक जूनियर ऑफिसर कर्नल निशी के पास भी आकर उनसे झगड़ता है कि आपको भी अटैक में शामिल होना चाहिए। तब निशी कहते हैं कि कुरीबयाशी के ऑर्डर्स के बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे और बेहतर होगा कि तुम भी अपनी केव्स में चले जाओ और ऑर्डर्स का इंतजार करो। पर कुछ लीडर्स जनरल कुरीबयाशी से बगावत करना चाहते हैं और खुद को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करना चाहते हैं। इसीलिए वो ठान लेते हैं कि मनमानी तो करनी ही होगी। और जो इस आइलैंड का सुरीबाची नाम का छोटा सा हिस्सा अमेरिकन के कब्जे में चला गया है, वो अपनी एक छोटी सी सैनिकों की टुकड़ी के साथ मिलकर वापस लेकर रहेंगे और वो फिर से अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर कुरीबयाशी को हेडक्वार्टर से एक मैसेज मिलता है कि उनको इस वक्त किसी भी तरह का बैकअप नहीं प्रोवाइड किया जा सकता और उनको अपनी आखिरी सांस तक जो भी अवेलेबल सामग्री है, जो भी अवेलेबल चीजें हैं, उन्हीं के साथ लड़ना होगा और सम्मान के साथ मरना होगा। ये सुनकर कुरीबयाशी की हिम्मत टूट जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या और कैसे किया जाए। उसके बाद निशी एक घायल अमेरिकन को पकड़कर उसका इलाज भी करते हैं, जबकि ऑलरेडी उनके पास दवाइयाँ और मॉर्फिन्स की बहुत कमी है। और निशी उस अमेरिकन से जानकारी लेने की कोशिश भी करते हैं। इसी दौरान साइगो शिमिजू से कहता है कि मैं इस सब से थक चुका हूँ और मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो या फिर अरेस्ट कर सकते हो। इसीलिए तुमको यहाँ लाया गया है कि तुम हम सब पर नजर रख सको और अगर हम में से कोई कुछ गलत करे तो हमें सजा दिला सको। तब शिमिजू बताता है कि मैं यहाँ पर किसी पे भी नजर रखने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही किसी को सजा दिलाने के लिए, बल्कि इसीलिए हूँ मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका था। और शिमिजू अपनी आप बीती सुनाने लगता है। जब वो ज्वाइन होके सिर्फ 5 ही दिन हो गए थे, तब उसके एक ऑफिसर के साथ वो पेट्रोलिंग पे था। तब एक घर के बाहर झंडा नहीं लगाया गया था। उस दौर में जापान में हर घर के बाहर झंडा लगाना कंपलसरी था और जिस भी घर के बाहर झंडा नहीं होता था उसे देशद्रोही मान लिया जाता था।
फिर उस औरत से पूछे जाने पर उस औरत ने बताया कि उसका पति वॉर में चला गया था और वो खुद अकेली झंडा नहीं लगा पा रही थी, इसीलिए शिमिजू उस औरत की झंडा लगाने में मदद करता है। लेकिन उस औरत के पास एक कुत्ता भी था जो इन दोनों ऑफिसर को देखकर भौंकने लगता है और कुत्ते का ये भौंकना शिमिजू के ऑफिसर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसीलिए वो ऑफिसर शिमिजू को ऑर्डर देता है कि इस कुत्ते को मार दिया जाए। उस औरत के बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी शिमिजू को ऐसा करना पड़ता है। शिमिजू कुत्ते को और उस फैमिली को घर के पीछे लेकर जाता है और गोली चलाता है, पर कुत्ते पर नहीं, सिर्फ हवा में गोली चलाता है और पूरी फैमिली को वार्न करता है कि इस कुत्ते की आवाज बिल्कुल भी बाहर तक ना आ पाए, ना ही ये कुत्ता बाहर आए। और उसके बाद वापस आकर वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। पर अचानक से उस कुत्ते का आवाज एक बार फिर से आता है और वो ऑफिसर समझ जाता है कि शिमिजू ने उस कुत्ते को नहीं मारा है और वो खुद जाकर उस डॉगी को मार कर वापस आता है और आकर शिमिजू को भी बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है और कहता है कि तुम देशद्रोही हो, तुम एक कुत्ते को तक नहीं मार सकते तो दुश्मन को क्या मारोगे। और उसके बाद कई दिनों तक शिमिजू मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट था और जब डिस्चार्ज हुआ तो उसे यहाँ पर लो जिम्मा आइलैंड पर वॉर में भेजा गया था। ये सब बातें सुनकर साइगो को बहुत बुरा लगता है। फिर जनरल कुरीबयाशी जब अकेले में बैठे थे तब उनको कुछ अनमोल पल याद आते हैं जब उनको अमेरिका बुलाया गया था और उनका सम्मान किया गया था। उनको वहाँ के एक ऑफिसर से जो कुरीबयाशी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, उन्होंने एक गन भी गिफ्ट की थी और कुरीबयाशी अमेरिकन के साथ बहुत खुश भी थे। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हालात बदल गए और अमेरिका और जापान दुश्मन बन गए और एक दूसरे को मिटाना चाहते हैं। फिर इधर निशी ने जिस अमेरिकन को पकड़ा था उसकी मौत हो जाती है और उसकी मॉम का लिखा हुआ एक खत उसके पास उन्हें मिलता है जो बहुत ही इमोशनल था। वो खत पढ़कर निशी और सभी जापानी सैनिक बहुत भावुक हो जाते हैं। 1938 के ओलंपिक्स के दौरान निशी भी कुछ समय के लिए अमेरिका में थे और उनके भी कुछ अमेरिकन दोस्त थे, इसीलिए वो इस सैनिक को एज अ इंसान देख पा रहे थे। लेकिन बाकी सैनिकों के लिए ये अमेरिकन सिर्फ एक दुश्मन था जिसे खत्म करना मतलब अपने देश के लिए वफादारी का सबूत देना है। उसके बाद वहाँ एक बम के धमाके में निशी की आंखें चली जाती है और इनके पास ना तो कोई मेडिसिन बची है और ना ही कोई मॉर्फिन बची है जिससे निशी का इलाज किया जा सके। फिर निशी अपने सभी सैनिकों से पूछता है कि हमारे पास कितने हथियार और बारूद बचा हुआ है, तो उनके सैनिक उन्हें बताते हैं कि हथियार भी खत्म हो चुके हैं, सिर्फ उनके पास उनकी राइफल्स बची हुई है और बारूद भी लगभग खत्म होने ही वाला है। और इसके बाद निशी अपने ग्रुप को ऑर्डर देते हैं कि सभी सैनिक बचे कुचे सभी हथियार और बारूद लेकर जनरल कुरीबयाशी की टीम की तरफ आगे बढ़ो और मैं यहीं पर रहूंगा। उनके सभी सैनिक उन्हें चलने के लिए कहते हैं, पर निशी ने वहीं रुकने का फैसला कर चुके थे और कुछ ही देर में सभी सैनिक वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद निशी भी अपने आप को गोली मारकर खत्म कर लेते हैं। इसके बाद शिमिजू और साइगो अमेरिकन के आगे सरेंडर करने का प्लान बनाते हैं। उनको लगता है कि हम अपने देश के लिए मरकर तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, वैसे भी हम वॉर हारने ही वाले हैं, तो एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए तो जिंदा रहकर कुछ कर सके। इसीलिए पहले शिमिजू केव से निकलता है, लेकिन वहाँ और भी सैनिक है जो सरेंडर करना चाहते थे, तो उनमें से एक सैनिक शिमिजू के साथ आने लगता है। इन दोनों को देखकर उनके ऑफिसर को शक हो जाता है और वो गोली चला देता है। शिमिजू के साथ जो सैनिक था वो तो मारा जाता है, लेकिन शिमिजू वहां से निकल पाता है और एक सफेद कपड़ा लेकर अमेरिकन सैनिकों के पास आता है। वहां ऑलरेडी एक जापानी सैनिक था जो सरेंडर करने के लिए ही आया था, लेकिन इन अमेरिकन को इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। वो ये जानना भी नहीं चाहते कि ये लोग आखिर सरेंडर क्यों करना चाहते हैं, ये लोग आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। अमेरिकन शिमिजू और दूसरे आदमी को भी मार देते हैं और इसके बाद निशी का ग्रुप और उसके साथ साइगो भी जनरल कुरीबयाशी तक पहुंच गए थे। कुरीबयाशी इन सभी को पानी पिलाना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि इनके पास का पानी भी अब खत्म हो चुका था। साइगो और बाकी सभी लोग पिछले 5 दिनों से भूखे और प्यासे थे, जैसे तैसे खुद को जिंदा रखकर लड़ने का हौसला दिखा रहे थे।
अब जापान की हालत बहुत खराब हो चुकी है और सभी जापानी सैनिक और लीडर्स को यकीन भी हो चुका है कि अब कुछ खास करने के लिए बचा नहीं है। सभी तरह के हथियार खत्म हो चुके हैं, गोला बारूद खत्म हो चुका है और जापान की गवर्नमेंट इन सैनिकों तक किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंचा पा रही है। इसीलिए फाइनली कुरीबयाशी साइगो को ऑर्डर देते हैं कि सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स और उनके हर एक सामान को जला दिया जाए ताकि अमेरिकन्स के हाथ कुछ भी ना लगे। और वो अमेरिकन्स पे अटैक करने के लिए अपने बचे कुचे सभी सैनिकों को लेकर निकल पड़ते हैं और इधर साइगो सभी तरह के कागजातों को जलाता है। लेकिन कुरीबयाशी के वो खत जो वॉर के दौरान उन्होंने अपनी फैमिली के लिए लिखे थे, जो कि कभी पोस्ट नहीं कर पाए थे, उन सभी खतों को साइगो एक पोटली में भर देता है और जमीन के अंदर गाड़ देता है। साइगो वो खत जलाना सही नहीं समझता, शायद वो खुद को कुरीबयाशी की फैमिली और उनके इमोशन से रिलेट कर पा रहा था। और अगले दिन फाइनली वॉर खत्म हो चुका था और कुरीबयाशी घायल थे। उनका एक साथी उनको खींचकर दूर ले आता है। तब तक कुरीबयाशी भी हार मान चुके थे और अपने साथी को तलवार से अपनी गर्दन काटने के लिए कहते हैं। वो सैनिक कुरीबयाशी की गर्दन काटने ही वाला था कि उसे एक अमेरिकन गोली से उड़ा देता है और उसके बाद वहाँ पर साइगो आ पहुँचता है और कुरीबयाशी साइगो से उन्हें दफनाने के लिए कहते हैं और एक आखिरी बार समंदर की तरफ देखकर उसी गन से खुद को खत्म कर देते हैं जो गन उन्हें उनके अमेरिकन दोस्त ने गिफ्ट की थी। और उसके बाद साइगो जनरल कुरीबयाशी के बॉडी को जैसा कि वो चाहते थे दफना देता है और बाद में अमेरिकन सैनिक साइगो को भी पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से 12,000 जापानी सैनिक लड़ते लड़ते मारे गए या फिर कुछ ने सुसाइड कर लिया था। वो अपने देश को बचाना चाहते थे पर खुद को भी नहीं बचा पाए और फाइनली ये वॉर अमेरिका जीत चुका था। आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।